हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों परिसंचरण तंत्र हेतु माध्यम। ठीक है, किस तरीके से जो हमारा परिसंचरण है यानी कि परिवहन है किस तरीके से होता है उसके और किसके माध्यम से होता है, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं उनके माध्यम से होता है। देखिए, यह एक तरल एवं गतिशील संयोजी ऊतक है, यानी कि गतिशील संयोजी ऊतक है। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, रुधिर और लसिका। दो भागों से परिसंचरण होता है हमारा, रुधिर के द्वारा यानी कि रक्त के द्वारा, और लसिका के द्वारा। ठीक है, दो चीजों से परिसंचरण होता है। ठीक है, हम किसके द्वारा पढ़ेंगे? पहले रुधिर के द्वारा। ठीक है, रुधिर, इसी को रुधिर कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को खून कहते हैं, इसी को रक्त कहते हैं और इसी को ब्लड कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में ब्लड का शब्द है और ये तीन हिंदी के शब्द है। ठीक है, रुधिर क्या करता है? यह लाल रंग का गाढ़ा एवं संवहन ऊतक होता है। ठीक है, संवहन पदार्थ होता है। ऊतक का मतलब पदार्थ होता है एक हिसाब से। ठीक है, संवहन पदार्थ होता है जो रुधिर वाहिकाओं में बहता है। जो रुधिर वाहिकाओं में, रुधिर वाहिकाएं का मतलब रुधिर नसों में। ठीक है, जो मसल्स होती है, हमारी नसें होती हैं, उनमें ये आसानी से बहता है। ठीक है, इसे बहने हेतु दाब हृदय से मिलता है, यानी कि इसे बहने के लिए जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो कहां से मिलता है? हृदय से मिलता है। ठीक है, प्रेशर होता है वो हृदय से प्रेशर मिलता है। और मैंने आपके लिए बताया था कि प्रेशर कैसा होता है। प्रेशर जब लसिकाओं में ये बहता है तो इसके पीछे इस तरीके के स्प्रिंग लगे हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि रुधिर हमारा आगे चलता है, तो यूं पीछे वापस ना हो सके। जब पीछे वापस होगा तो ये दोनों बंद हो जाएंगे, तो रुधिर हमारा पीछे वापस नहीं होगा, फिर आगे सीधे चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस तरीके के बाल लगे हुए होते हैं और वो आगे ही धक्का मतलब आगे ही फोर्स लगता है और आगे चला जाता है। ये किसके द्वारा होता है? ये हमारे हृदय के द्वारा होता है। हृदय के द्वारा फोर्स लगता है, बल लगता है और ये गतिमान होता है, यानी कि चलता रहता है। ठीक है, रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच 7.4 का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये क्षारीय होता है। रुधिर हमारा कैसा होता है? क्षारीय। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रुधिर होता है वो किस चीज का होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। ठीक है, तो आपको बताना होगा क्षारीय। ठीक है, रुधिर हमारा क्षारीय होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रुधिर के द्वारा हमारे पूरे शरीर में प्रत्येक वस्तु का परिसंचरण होता है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का परिसंचरण होता है। एक मतलब हम जो खाते हैं, आदान प्रदान मतलब खाते हैं या एनर्जी के लिए खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे ऑक्सीजन के लिए या कुछ भी हमारे शरीर में रुधिर के द्वारा ही सब कुछ होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर आता है रुधिर के दो भाग होते हैं। रुधिर के भी दो भाग होते हैं। कितने? रुधिर के दो भाग होते हैं। ठीक है, रुधिर के दो भाग कौन कौन से होते हैं? देखिए, रुधिर कणिकाएं या रुधिर केशिकाएं। ठीक है, मैं बता दूं आपको, जो रुधिर कणिकाएं या रुधिर केशिकाएं होती हैं वो एक ही होती हैं, पर उनका नाम अलग अलग है। ठीक है, पर ये रुधिर कणिकाएं या केशिकाएं 45% होती हैं हमारे शरीर में। ठीक है, और प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है, प्लाविका या रुधिर प्लाज्मा, प्लाज्मा या प्लाविका या रुधिर प्लाज्मा, ये सब एक ही नाम है पर अलग अलग नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, ये 55% होता है हमारे। ठीक है, यानी कि 55% हमारे शरीर में विद्वान होता है, 55% हमारे शरीर में विद्वान होता है। ठीक है, यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे है हमारा रुधिर केशिकाएं। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे रुधिर केशिकाएं क्या होती हैं। ठीक है, उनके दो पार्ट थे, पहला था रुधिर केशिकाएं और दूसरा था प्लाज्मा। रुधिर केशिकाएं कितने परसेंट होती हैं? आपने अभी देखा था कि 45%, और प्लाज्मा कितने परसेंट होता है वो आपने देखा था 55%। ठीक है, हमारे शरीर की ये मात्रा होती है। उसके बाद रुधिर केशिकाएं में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु। ठीक है, इसे हम प्लेटेट्स कहते हैं, प्लेटेट्स। ठीक है, अंग्रेजी में। आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कोशिकाएं और डब्ल्यूबीसी का श्वेत रक्त कोशिकाएं का मतलब होता है। ठीक है, अब पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अंग्रेजी में हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। देखिए क्या लिखा, यह कोशिकाएं रुधिर
वर्णक यानी कि हीमोग्लोबिन की सहायता से O2 गैस को पहुंचाती है। ठीक है, देखिए रेड ब्लड सेल का पहला काम होता है कि प्रत्येक भाग तक, पहला काम होता है कि प्रत्येक भाग तक O2 को पहुंचाना, यानी कि प्रत्येक हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक O2 को पहुंचाने का काम रेड ब्लड सेल का होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के द्वारा, हीमोग्लोबिन के साथ साथ प्रत्येक भाग तक रेड ब्लड सेल हमारा यही काम करती है कि प्रत्येक भाग तक O2 को पहुंचाना, उनका ये काम होता है। दूसरा होता है इनका जीवन काल होता है 120 दिन का। इनका जीवन काल क्या होता है? 120 दिन का। ठीक है, रेड ब्लड सेल होती है हमारी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनका जीवन काल यानी कि उनकी जो जीवित जिंदगी होती है वो 120 दिन की होती है। उनकी जो कोशिकाएं 120 दिन तक जिंदा रहती हैं, उससे ज्यादा नहीं रह पाती हैं। ठीक है, फिर केंद्रक नहीं होता इनके अंदर, लाल रक्त कोशिकाएं के अंदर केंद्रक नहीं होता, रेड ब्लड सेल के अंदर केंद्रक नहीं होता है, ये बिना केंद्रक के होती हैं। ठीक है, इनका कोई सेंटर नहीं होता, ये बिना सेंटर के होती हैं, बिना केंद्रक के होती है। ठीक है, फिर आता है हीमोग्लोबिन O2 के संवहन में सहायता करता है, वह साथ ही कुछ मात्रा में CO2 का संवहन भी करता है। ठीक है, देखिए दो चीजें हैं, ये O2 के संवहन में भी सहायता करता है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, हीमोग्लोबिन O2 के संवहन में सहायता करता है और कुछ मात्रा में इसके साथ साथ CO2 चली ही जाती है, इसके साथ साथ CO2 का भी संवहन करता है। ठीक है, इसके साथ साथ CO2 का भी संवहन करता है, ये इसका मतलब है। इसका घनत्व होता है 4 से 5 मिलियन बटे मिलीमीटर क्यूब, 4 से 5 मिलियन बटे मिलीमीटर क्यूब का इसका घनत्व होता है। ठीक है, आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लिखा है, अभी पढ़ा था हमने आरबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, अब पढ़ेंगे WBC। ठीक है, ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था अभी हमने, और अब पढ़ेंगे WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका केंद्रक नहीं, केंद्रक होता है। ठीक है, आपने अभी पीछे देखा था रेड ब्लड सेल्स में, लाल रक्त कोशिकाओं में, कि उसमें केंद्रक नहीं होता है, पर इसमें केंद्रक होता है। सही है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, यह हमें रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, हमारे अंदर कोई रोग होता है, हमारे अंदर कोई बीमारी होती है, उससे लड़ने की क्षमता यही रक्त करता है। ठीक है, उससे लड़ने की क्षमता ये पैदा करता है। ठीक है, फिर आगे आता है 4000 से 11000 मिलियन बटे मीटर क्यूब तक इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, अब ये इसकी संख्या कितनी होती है? 4000 से 11000 तक की। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 4000 से 11000 तक की इसकी संख्या होती है, कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या होती है 4000 से 11000 तक की। ठीक है, याद रखना, एमसीक्यूज में पूछ लेता है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आता है 12 से 20 दिन तक की आयु होती है। आयु काल इसका होता है, इसका मतलब जो आयु काल होता है, ये इसकी सेल्स जीवित रहती हैं 12 से 20 दिन तक की, 12 से 20 दिन तक जीवित रहते हैं, उसके बाद इसके जो सेल्स होते हैं मर जाते हैं। ठीक है, अब आता है अगला बिम्बाणु। बिम्बाणु ये तीसरा रक्त वो है, और रक्त की प्रक्रिया है प्लेटेलेट्स। प्लेटेलेट्स इसे अंग्रेजी में प्लेटेलेट्स कहते हैं। ये क्या कह रहा है? केंद्रक रहित। ये देखिए, इसमें केंद्रक होता है, रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं होता है, सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स में केंद्रक होता है, और इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। सही, बिम्बाणु में भी केंद्रक नहीं होता है। आपको दिख रहा है कि बिम्बाणु है, उसमें भी केंद्रक नहीं होता है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया। देखिए, ये इसका आकार क्या होता है? गोला या अंडाकार कोशिकीय टुकड़े होते हैं, यानी कि किस तरीके के टुकड़े होते हैं? गोले आकार का या अंडा आकार का टुकड़े होते हैं। ये कौन सा रुधिर है? गोले या अंडाकार आकार का टुकड़े होते हैं, वही मतलब इसका आकार होता है। ठीक है, रुधिर में थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये थक्का का मतलब क्या है? रुधिर को जमाना, यानी कि थक्का का मतलब होता है रोकना रुधिर को। जैसे आप जानते हैं, किसी को चोट लगती है, ठीक है, किसी को चोट लगती है तो हमारा खून स्वतः ही थोड़ी देर में रुक जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये बिम्बाणु, ये हमारे अंदर रुधिर में
उपस्थित होता है और ये क्या काम करता है, जब चोट लगती है इंसान को, जब चोट लगती है इंसान को तो उसे उस खून को रोकने की कोशिश करता है, थक्का जमा देता है। ऐसे ये किसकी वजह से थक्का जमा देता है, जब वायु के संपर्क में आता है, जब वायु के संपर्क में आता है तो उस खून को जमाने की कोशिश करता है, उस खून को वहीं रोकने की कोशिश करता है, उस खून को बाहर निकलने की कोशिश नहीं करने देता है और आसानी से वो खून वहीं पे जम जाता है और हमारा खून ज्यादा से ज्यादा बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, किसकी वजह से, बिम्बाणु की वजह से। अपियाणु एक प्रकार की उत्तक होते हैं, एक प्रकार की सेल होती हैं जो रुधिर में थक्का जमाने का काम करती हैं। मैंने आपके लिए बताया थक्का क्या चीज होती है, जो हमारी चोट लगती है, जब हमारा रुधिर वायु के संपर्क में, हमारा खून जो है वायु के संपर्क में आता है तो ये बिम्बाणु क्या करता है, उसे जमाने की कोशिश करता है, यानी कि उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे जमाने की, वहीं पे वायु के संपर्क में आते ही उसे रोक देता है। ठीक है, रोक देता है और उसे जमाने की कोशिश करता है और ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा खून शरीर के बाहर ना निकले। तो इसी प्रक्रिया से होता है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि मतलब जो हमारा खून है स्वतः ही क्यों रुकता है, स्वतः ही क्यों रुक जाता है जब चोट लग जाती है, तो वो बिम्बाणु की वजह से। एक बिम्बाणु नामक सेल या उत्तक होता है, उसकी वजह से रुधिर में थक्का जम जाता है, थक्का जम जाता है, रुक जाता है खून, यानी कि जम जाता है खून, इसलिए हमारा खून ज्यादा शरीर से बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वायु के संपर्क में, देखिए कह रहा है कुछ, वायु के संपर्क में आते ही रसायन उत्सर्जित करते हैं जो चोट वाले स्थान पर रुधिर का थक्का जमाते हैं। ठीक है, सहायक होते हैं। ठीक है, वायु के संपर्क में आते ही रसायन उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इसके अंदर से वायु के संपर्क में आते ही तो बिम्बाणु के अंदर से रसायन निकलते हैं और चोट वाले स्थान पर थक्का जमाने की कोशिश करते हैं। चोट वाले स्थान पर क्या करते हैं, चोट वाले स्थान पर थक्का जमाने में सहायक होते हैं। चोट वाले स्थान पर थक्का जमाने में पूरी तरह से सहायक होते हैं कि यहाँ पर मतलब खून अच्छे से ना निकले और वहीं पे जम जाए, और वहीं पे रोकने की कोशिश करते हैं, थक्का जमाने की रोकने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फिर देखिए इसका बिम्बाणु की संख्या कितनी होती है, 25,000 से 2,60,000 मिलियन बटे मिलीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, ये याद रखना, मिलियन बटे मिलीमीटर क्यूब, ये यहां पर मिलीमीटर है, मिलीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, मिलीमीटर क्यूब होती है, ये याद रखना। ठीक है, इनकी संख्या इतनी है, इनकी संख्या इतनी है और लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या आपने पीछे देख चुके हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा पॉइंट, प्लाज्मा, इसे लाबिका भी कहते हैं, रुधिर प्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें 3 नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में भी प्लाज्मा ही कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में भी प्लाज्मा ही कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, प्लाज्मा रक्त का पीले सफेद रंग का तरल घटक होता है। ठीक है, रक्त का पीले सफेद रंग का तरल घटक होता है, ये याद रखना। प्लाज्मा कैसा होता है, पीले और सफेद रंग का घटक होता है, पीले सफेद रंग का घटक होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, जिसमें रक्त कोशिकाएं निलंबित होती हैं, जिसमें रक्त कोशिकाएं खत्म होती हैं जाकर के, जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं प्लाज्मा में जाकर के खत्म हो जाती हैं, निलंबित हो जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, प्लाज्मा में जाकर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, प्लाज्मा में 90 से 92% जल उपस्थित होता है, ये याद रखना बेटा, ये फैक्ट याद रखना है आपको कि जो प्लाज्मा है उसमें 90 से 92% जल उपस्थित होता है। प्लाज्मा में कितना जल उपस्थित होता है, 90 से 92% जल उपस्थित होता है प्लाज्मा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए हमारे पूरे शरीर में रुधिर कोशिकाएं कितने परसेंट है, 45%, और प्लाज्मा हमारे पूरे शरीर में कितना परसेंट है, 55%। ये आपको याद रखना है कि हमारे पूरी बॉडी में रुधिर कोशिकाएं 45% है और प्लाज्मा हमारा 55% है। ठीक है, आपको याद रखना है प्लाज्मा कितना परसेंट है, 55%। ठीक है, अब आता है आगे कि जो 90-92% है, 90-92% पानी है, सही, 90 से 92% पानी है, पर जो 8 या 10% बचा वो क्या है, 8 या 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, देखिए इसमें पानी कितना है, 90 से 92%। ठीक है, और जो 8 या 10% बचा वो क्या है, इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, कौन से अकार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन मान लीजिए, शर्करा मान लीजिए, खनिज मान लीजिए हम खाते हैं। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए, हार्मोन्स इत्यादि। ठीक है, ये अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है जो हमारे
8 से 10% में उपस्थित होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। प्लाज्मा की ये बात हो रही है, प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? 8 से 10%। ठीक है, उसमें प्रोटीन है, शर्करा है, खनिज है, CO2 है, हार्मोन है इत्यादि। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो बोर्ड पर लिखा है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की। आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, ठीक है। अब यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अब अपने आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे है लसिका, इसे लैंप बोलते हैं हम। ठीक है, लैंप। ठीक है, जैसे कि आपको इसे किसे कहते हैं? कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अविकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने की, थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा हूं जो कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए देखिए, ये हमारी, मान लेते हैं ये हमारी धमनियां हैं। क्या है? हमारी धमनियां। ठीक है, ये हमारी धमनियां हैं और ये केशिकाओं में विभाजित हो रही है। ये केशिकाओं में विभाजित। ठीक है, केशिकाओं में विभाजित हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या धमनियां हैं और केशिकाओं में विभाजित हो गई। ठीक है, और इधर हमारी शिराएं हैं। ये क्या है? हमारी शिराएं। ठीक है, ये हमारी शिराएं हैं ये। ठीक है, और ये शिराएं। इसमें से क्या होता है, जब धमनियां और शिराएं में से, ये हमारी धमनियां हैं, रुधिर का बहान कर रही हैं, और ये हमारी शिराएं हैं जो, ठीक है, इसमें से जो तरल पदार्थ गिरता है, देखिए जो तरल पदार्थ गिर जाता है, मान लेते हैं ये तरल पदार्थ गिर गया। ठीक है, ये गिर गया, ये गिर गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक दूसरे से जुड़ जाती है, इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाती है और एक दूसरे से जुड़ करके एक अपनी नलिका का निर्माण करती है। इस तरीके से नलिका का निर्माण करती है और इनके द्वारा जो तरल पदार्थ है दोबारा किसमें चला जाता है? दोबारा चला जाता है सिराओं में जाकर के जुड़ जाता है। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने समझाने की कोशिश की थी कि इस तरीके से ये कार्य होता है कि जो तरल पदार्थ होता है वो गिर जाता है। वो ही हमने लिखा है, इनके मतलब धमनियां सिराओं के बीच में छिद्र होते हैं, उनके द्वारा गिर जाता है। ठीक है, कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा, कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अविकाश में आ जाते हैं, बाहर निकलकर अंतरकोशिकीय अविकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं, तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लसिका हुई। ये क्या हुआ? हमारा लसिका। ठीक है, ये हमारे लसिका हुआ। ठीक है, ये लसिका का निर्माण कर रहा है। ठीक है, बाहर निकलकर आ जाते हैं, उसके बाद लसिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा, वो भी देख लीजिए। ठीक है, देखो आगे देखिए, हल्के पीले रंग का संयोजी ऊतक होता है। ये क्या होता है? लसिका क्या होता है? हल्के पीले रंग का संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, हल्के पीले रंग का। फिर ये क्या करता है? यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह होता है। किसकी तरह होता है मेरे प्यारे दोस्तों? रुधिर के प्लाज्मा की तरह। ठीक है, लेकिन इसमें प्रोटीन कम मात्रा में होता है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन बहुत कम मात्रा में होता है। रुधिर प्लाज्मा में हमारा प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है, इसमें कम मात्रा में होता है। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है पची हुई तथा छोटी आंत में अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, जो पचा हुआ, ये छोटी आंत में अवशोषित वसा होती है, ये किसके द्वारा बहान होता है? लसिका के द्वारा बहान होता है। ठीक है, लसिका के द्वारा बहान किया जाता है, लसिका के द्वारा यहां से बहान होता है। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगले टॉपिक में मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और कमेंट से भी काम नहीं चल रहा है तो एक
वीडियो के प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर कॉल कीजिए। मैं आपके लिए तत्पर तैयार हूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत कीजिए।